बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका अंसारी। सैलाब को नहीं रोक सकते। इमरान खान साहब बारहा ये बात कह रहे हैं कि तैयारी अच्छी खासी पक्की हो चुकी है, किसी भी तरीके से कोई भी कोशिश कर ली जाए हुकूमत की तरफ से तो वो नाकाम ही रहेगी। ये सुनामी आएगी, लॉन्ग मार्च की सूरत में आएगी और अच्छी खासे इस्लामाबाद के हुकूमत को बहा ले जाएगी। ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत भी अच्छी खासी पुरअज़्म नजर आ रही है। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो केस बनाया गया था पंजाब के अंदर, उसके खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बारे में जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, इमरान खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया है। ये लॉफेयर भी चल रहा है, ये वर्ड वॉरफेयर भी चल रही है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल वॉरफेयर भी चल रही है। इस तरफ एक तरफ अपोजिशन और दूसरी तरफ हुकूमत, दोनों अतराफ से बौछार हो रही है और अच्छे खासे तीर बरसाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर साइफर वाली ऑडियोज के ऊपर प्रेसिडेंट साहब का एक कमेंट आना और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आना। एक्सप्लेनेशन में प्रेसिडेंट साहब ये फरमाते हैं कि बेसिकली अपने इंटरव्यू में सदर मुमलिकत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इन्हें साजिश के बारे में शुबा है, यानी सस्पेशन है, ताहम इसका हतमी फैसला मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने से लेकर अब तक इनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है और इस खत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि उन्होंने पुख्ता यकीन है कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये ट्वीट्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से आए और मजीद आगे कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं भेजा था ताकि इन्हें साजिश के बारे में कोई शक व शुबहा नहीं था, इसलिए बल्कि इसलिए कि ये मामला मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से उठाया गया था, लिहाजा तमाम दस्तयाब वाक़याती शवाहिद समेत पूरे मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि साइफर के कौमी सतह पर असरात हुए और इनके बायस सियासी हलचल पैदा हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक लंबा थ्रेड है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से आज किया गया। इंटरेस्टिंगली आज कुछ एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात चल रहे थे उसके अंदर इमरान खान साहब ने आने वाले दिनों के अंदर कुछ वीडियोस और कुछ ऑडियोज आने का खदशा जाहिर कर दिया और उसके अंदर उन्होंने जस्ट टू बी कोटेड, और अगर उनको कोट किया जाए तो वो कहते हैं कि जी कोट गंदी गंदी वीडियोस बनाई जा रही हैं और ऑडियोज को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके बदले के अंदर आज मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन घंटा 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा कि यही इमरान खान साहब हैं जो किसी ज़माने में कहा करते थे कि ऑडियोज़ वीडियोज़ टैप करना फ़ोन, तमाम चीज़ों को बग करना, ये तो एक अच्छी बात है, ये तो सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस स्टेटमेंट शिकवा जवाब शिकवा के साथ साथ एक और शिकवा जवाब शिकवा हुआ। एतजाज़ अहसन साहब ने एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में होते हुए हुकूमत के खिलाफ जाती है, मरीम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से। उसके बदले के अंदर आज मलिक अहमद खान साहब की तरफ से भी बड़ी ही अफसोस किया गया इस बात के ऊपर। एनीवे, ना सिर्फ ये, आसिफ जरदारी साहब आज अच्छा खासा पॉलिटिकली हैपनिंग दे रहा है, तो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी तोशाखाना रेफरेंस के अंदर कौमी असेंबली में जमा करा दिया गया। रेफरेंस जुल्फी बुखारी साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब ने जमा करवाया है। आसिफ जरदारी साहब की जानिब से कानून से इनहराफ के शवाहिद हैं, ये उनका स्टैंड है। कहते हैं गिलानी दौर में तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली गई थी। यूसुफ रजा गिलानी ने फरवरी 2009 में आसिफ जरदारी को गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी थी। यूसुफ रजा गिलानी की रूल्स की नरमी के लिए समरी मंजूर कर दी गई थी, ये उसका मतन है। ये सारे का सारा वो स्टैंड है जो कि इफ्तिखार दुरानी साहब और जुल्फी बुखारी साहब ने लिया है। यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से ये समरी की मंजूरी गैर कानूनी थी, वो बहैसियत सदर तोशाखाने से गाड़ियां लेने के अहल नहीं थे। अब तोशाखाना वर्सेस तोशाखाना भी होता हुआ नजर आएगा। इमरान खान साहब का केस और अब जरदारी साहब का केस, मामला किधर जा रहा है? एक तरफ सियासत नवंबर के करीब तरीन चली आती है, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाती है और तीसरी तरफ जो है वो मजीद मामलात लॉफेयर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ आज के मौजूद जो डिस्कस करने के लिए मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर हुमा कई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुबशर बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम लाहौर, वेरी सीनियर एंड सीजन जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट हिमसेल्फ। सबसे पहले नसीम सिद्दीकी साहब, प्रेसिडेंट साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कि सारी जमातें मिलकर बैठें। आप चोरी की बात करते हैं, चोरी के ऊपर बात ना करें, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर तो बात करें। पाकिस्तान की इकॉनमी है, फ्लड विक्टिम्स हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दी पनपना शुरू हो गई है, एक बार फिर सर उठा रही है, सर को कुचलना। अनिका, थैंक यू वेरी मच। आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मौशी हालात हैं और जो सियासी हालात हैं उसमें इतनी पोलराइजेशन हो गई हुई है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पे तैयार हो गए। पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, इख्तलाफात होते थे, लेकिन आमने सामने बैठ के उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। सदर मुमलिकत इस किस्म की पोस्ट पे है कि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान हम आहंगी पैदा करें। आपने देखा कि जिस तरह आज इमरान खान साहब अपनी तकरीर में वीडियोस की बात कर रहे थे, मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, किसी चीज़ का फैसला नहीं हो रहा। आपने तोशा खाना की बात की, अभी इमरान खान साहब की घड़ियों की बात चल रही थी, आज उन्होंने कहा कि रूल्स ही नहीं है, यानी कि तोशा खाना के रूल्स नहीं है। सदर मुमलिकत ले सकते नहीं ले सकते ये अलग बात थी। तोशा खाना के रूल्स है कि अगर कोई गाड़ियाँ गिफ्ट में मिलेंगी किसी को भी, वज़ीर आज़म को, सदर को, तो वो पूल में जाएंगी फॉरेन ऑफिस के और वो यूज़ होंगी, आप उसको नहीं ले सकते। अगर इसी तरह एंटीक्स आपके पास आती है, कोई गिफ्ट मिलता है, वो भी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को जमा हो जाएगा, उसको आप बाय नहीं कर सकते किसी भी सूरत नहीं। तो मतलब ये जंग चल रही है, कभी तोशा खाना, कभी ममनुआ फंडिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही होती है। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर से होती हैं तो 5 उधर से हो जाती हैं। पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज क्या अनिका, हमारा तो सारा हमारा, लेकिन आज जरा वो शिकवा जवाबे शिकवा चल रहा था बाकायदा। डॉक्टर हुमा बकई साहिबा की तरफ में जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, ऐसी सूरत हाल में अब ज़िमनी इंतखाबात के बारे में भी ईसीपी ने कह दिया कि टाइम पर होंगे, देयर इज नो वे कि इसको डिले करने की जरूरत है। चाहे सिंध की हुकूमत कहे कि हम पुलिस नहीं प्रोवाइड करेंगे, चाहे सिंध की हुकूमत कहे कि सैलाब ज़दगान अभी खुले आसमान तले बैठे हैं, लेकिन इंतखाबात होंगे। ऐसी सिचुएशन में जहां पॉलिटिकल पोलराइजेशन उरूज पर है, जहां एक दूसरे से इख्तलाफ राय, जाती इख्तलाफ बनता चला जा रहा है, जहां सैलाब अपनी जगह पर मौजूद है, वहां इंतखाबात की क्या कैफियत बनेगी? इंतखाबात में क्या सूरत हाल होगी? क्या पीसफुल इलेक्शन हो पाएंगे? पीसफुल तो हो जाएंगे जी, मेरा ख्याल है, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है वो आपने देखा कि इलेक्शंस होने से पहले ही हमने जो रद्दोबदल देखी है कराची की सियासत पे और जो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर पे, तो उस पे तो आपको ये बात नजर आ गई ना कि पीडीएम जो है फिर हम फिर वही खेल खेल रहे हैं ना कि हम बहुत सारी चीजें बराए ताक रख के सियासी मफादात की बिना पर फैसले कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। लेकिन जो और डिसरप्शन होगी वो ये है कि अभी 22 करोड़ की आवाम है हम लोग, और 17 करोड़ को पीटीआई रिप्रेजेंट करती है और बाकी को पीडीएम रिप्रेजेंट करती है। तो इस मुल्क में किसकी हुकूमत है और इसका फैसला कौन करेगा? और जब इस किस्म की रस्साकशी होगी तो फिर जाहिर है कि जो रियासती अमूर हैं वो सही तौर नहीं चल पाएंगे। मैं हमेशा ये बात गुजारिश करती हूँ कि जी इस वक्त हम हैं इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की सूरत हाल है हमारी, क्योंकि चाहे मईशत हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, कोई आप बहुत इम्पोर्टेंट वर्टिकल उठा लीजिए पाकिस्तान का, वो उस पर सियासत हो रही है, और वो सियासत हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल, एक आम आदमी की कॉस्ट पर और रियासत की कॉस्ट पर। और मेरा ख्याल है वहाँ मतलब देखिए ये खबर ही नहीं चली कि बाबू सर में क्या हो रहा है, किसी ने इसके हवाले से बात ही नहीं की। कुछ बेचारे जिन एंकर्स का ज़मीर जागा उन्होंने जाके फ्लड कवर कर लिया, लेकिन जो फ्लड दिखाते हैं वो लोग 3 मिनट देखते हैं, और जो ये सियासी दंगल दिखाते हैं उसको लोग सारी शाम देखते हैं। तो आप एक उसमें आप फंस गए ना। और फिर मैं और आप जो हैं, जो समझिए फेस हैं, हम ये समझते हैं कि ये जो अर्बन फिनोमेना है, जो ट्विटर पे और टीवी पे चल रहा है, यही पाकिस्तान की हकीकत है। ये तो पाकिस्तान की हकीकत नहीं है। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा चंक लो पॉवर्टी लाइन चला गया है, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, डेंगू से मर रहे हैं। एक मतलब जितने लोग आप मार्केट में फेंकते हैं तालीम के साथ लाकर, और जितनी नौकरियां हैं उसमें कोई तवाज़ुन नहीं है। हमारे यहाँ तालीम से लेकर हेल्थ केयर से लेकर हर चीज चीज के कह रही है कि भाई कुछ करो, लेकिन सियासतदान क्या कर रहे हैं? वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और कोई सवाल नहीं करता इसके ऊपर। ना आप सवाल करती हैं ना मैं सवाल करती हूँ
कि भाई पोशाखाना से बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग मर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म नहीं हो रही, इससे जितना रियासत का नुकसान हो रहा है उसकी कोई हद नहीं है। और फिर देखिए अच्छे अच्छे सोच और फहम रखने वालों का एतबार भरोसा उठ गया जमहूरियत पर। This is a very important point. डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक कुछ लोगों ने जिनको पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन पे एतबार नहीं था, उन्होंने खान साहब के साथ एतबार जोड़ा था जमहूरियत के हवाले से। अब जब खान साहब से कुछ लोगों का एतबार उठ गया तो वो बिल्कुल जमहूरियत से ही बिल्कुल मुनहरफ हो गए हैं कि जमहूरियत ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटली क्या है। और उसके साथ साथ अभी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रिफ्ट्स की वजह से जिन इश्यूज की तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो कोर इश्यूज हैं, क्योंकि किसी भी स्टेट के सेंटर पीस तो उसका अफराद होते हैं, उसकी अवाम होती है, और वो सेंटर पीस कंप्लीटली इग्नोर हो रहा है, बाकी इर्द गिर्द की तरफ सारे के सारे घूमते चले जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, ये पॉलिटिकल रिफ्ट्स आपको ब्रेक होते हुए नजर आ रही है, या इज देयर एनी वे आउट, इज देयर अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? देखिए इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सियासी रस्साकशी है इसमें इजाफा ही हुआ है, और हम जमातों के अंदर भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो इसाकदार और मिफ्ता इस्माइल की कहानी देखी, मतलब ये किस किस्म की नूरा कुश्ती है। अपने ही जमात से काम करवाया, फिर अपने ही जमात के आदमी को डिसोन कर दिया। एक तरफ आपने ये देखिया, फिर आपने देखा कि जो छोटी जमातें हैं वो अपने मफादात के लिए कौन सा सियासी खेल खेल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जमहूरियत में तो सबसे अहम अवाम होती थी ना, इस जमहूरियत में तो सबसे अहम ये सियासतदान है जो कुर्सी बचाओ तहरीक में मसरूफ है, और फिर हम एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की बात करते हैं। आप मुझे बताइए एस्टैब्लिशमेंट से अलहदा रहे तो मुश्किल, क्योंकि हर कोई अक्रॉस द बोर्ड उन्हीं को पुकारता है, उन्हीं को बुलाता है। Agreed. तो मुझे तो इस रस्साकशी का मतलब मुझे इस पॉलिटिकल कोई राइट एट द एंड टनल नजर नहीं आ रही। मतलब मुझे बहुत दफा बहुत माजरत के साथ, मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस की, मुझे ये लगता है कि शायद हमें इटली की तरह कुछ अरसे के लिए टेक्नोक्रेटिक मॉडल पे चले जाना चाहिए, क्योंकि जो बहुत मुश्किल माशी सियासी फैसले करने हैं और वो फैसले करने का सियासी जमातों में दम नहीं है। Agreed. तो अपनी कुर्सी बचाएंगे, Agreed. वो फैसले करेंगे जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तो मे बी वी शुड मूव टुवर्ड्स अ टेक्नोक्रेटिक सेटअप। मेरी बात बहुत लोगों को नागवार गुजरेगी, अच्छा मुझे यही लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आती है। ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, नजीर लगारी साहब, ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है यही सोल्यूशन है आपकी नजर में, या कोई और सोल्यूशन नहीं है? एक ब्रेक के बाद मैं आपसे इस बात का जवाब लूंगी, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर बाकी सियासी जमातें या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि खान साहब भी इसका जिक्र कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत अपने उरूज पर है, सियासी पारा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो रही है पाकिस्तानी सियासी जमातों के अंदर, और अभी ये पीक नहीं है, इट स्टिल हैज़ टू कैरी फॉरवर्ड। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर हम लोगों को कहीं कहीं किसी जगह सर उठाते हुए नज़र आ रही है, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान अपनी जगह पर है, महंगाई अपनी जगह पर है। अभी जो मामला आगे सर्दियों का गैस का आएगा वो अलग होगा, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, हुमा बकई साहिबा का जो सजेशन है कि यहाँ जमहूरियत वगैरह नहीं चलनी है, यहाँ सेंटर अवाम नहीं है, यहाँ सेंटर अशराफी है, इसलिए यहाँ टेक्नोक्रेट्स लेकर आए, आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? एक तो ये कि उनसे डिसएग्री करने का तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकता और मैं हुमा को जानता हूँ और हुमा की सलाहियत को भी जानता हूँ, और जिस तरह वो चीज़ों को समझती हैं उसका अंदाज भी समझता हूँ मैं। तो बात ये है कि हम 60s का ज़माना याद करते हैं। आप होटल में दाखिल होते, किसी रेस्टोरेंट में जाते, किसी पब्लिक जगह पर जाते, कहीं भी जाते तो एक जगह हर जगह लिखा होता था कि सियासी गुफ्तगू करना मना है, क्योंकि रियासत सियासत नहीं चाहती थी। और फिर रियासत ने हल ये निकाला, रियासत के इंस्ट्रूमेंट्स ने हल ये निकाला
कि लोगों को इतना ओवर फीड कर दो, इतना ज़्यादा उनके अंदर सियासत डाल दो कि लोग कहें यार खुदा के वास्ते जान छोड़ो, हमें सियासत नहीं चाहिए। तो अब हुमा बकई वहाँ जाकर खड़ी हुई हैं कि लोग हम कहें यार ये क्या सियासत हो रही है। और वाकई ये सवाल होता है कि यार इसको सियासत कहते हैं। ये सियासत उन अरेंजमेंट करने वालों ने, उन तैयारियां करने वालों ने, उन हुक्मरानों ने, असल हुक्मरानों ने जो पिछले 75 साल से मुल्क पर राज कर रहे हैं, ये उनने ये तय किया है कि ऐसा 2-3 चीज़ों से उन्हें तकलीफ होती है। उन्हें आइन से तकलीफ होती है, उन्हें आइनी वैल्यूज़ से, आइनी इक़दार से तकलीफ होती है, उन्हें जमहूरियत से तकलीफ होती है। तो वो अरेंजमेंट ऐसा करते हैं कि लोगों को बेजार कर दें। लोग कहें यार छोड़ो, यार जान छोड़ो, कौन वो इस मुसीबत। लगारी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मसला ये है कि गेट नंबर 4 के बाहर तो सारे जाके सियासतदान हमारे खड़े होते हैं। यहाँ आइन के अंदर तरमीम अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से करने के लिए हमारे सियासतदान तैयार होते हैं। हमारे सियासतदान इस बात पे रेडी होते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस ले आए या नैब ऑर्डिनेंस ना लेकर आए, अमेंडमेंट करें या ना करें। ये सारी चीज़ें तो सियासतदान कर रहे हैं। ये रोक दें तो फिर किसी और कुव्वत की क्या स्पेस ही नहीं बनेगा। डू यू थिंक हमारे सियासतदान होते हैं? नहीं होते। हमारे सियासतदान ये हैं। हम नहीं मैं आपका क्या ख्याल है कि ये आपके सियासतदान होते हैं? इन विचारों को इतना घड़ा गया, इतना तराशा गया, इतनी इनकी तराश खराश की गई और इस जगह पर लाया गया है कि सारे एक भी सुर गाएगा, अंजाम कार उसी जगह पर पहुंचेगा जहां उसे पहुंचना चाहिए। उनके तमाम वो जो है ना कि जो परवीन शाकिर का एक शेर था कि बस बात यही अच्छी है मेरे हर जाए कि वो जहां भी जाएगा तो उसी की तरफ लौटेगा। हमारी सियासत का रुख जो है वो इक़्तिदार के मराकज़ की तरफ जाता है और सारे दो जानू होकर खड़े हो जाते हैं, हाथ बांधे हुए होते हैं। सरकार आप जो हुक्म करेंगे हम वो करने को तैयार है, आप हुक्म तो करें। वो कहेंगे जी, वो हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था, मेंगल साहब ने, कि अगर वो कहें नहीं हमारे हाथ में तबाह है तो मुंह आगे लेकर चले जाएंगे। ये ऐसा होता है, हमने देखा है, लोग इस तरह कर लिया करते हैं, अपना फैसिलिटेशन इस तरह से तलाश कर लेते हैं। पाकिस्तान में अवाम का राज कायम नहीं हो सका है और जो भी सर बुलंद होता है उसका सर काट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सियासतदान नहीं आए हैं सियासतदान। हुसैन शहीद सोहरावर्दी सियासतदान थे, मौलवी ए.के. फजल हक सियासतदान थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन सियासतदान थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासतदान थे। अब कोई सियासतदान है? दौर में बदतरीन हालात में एक सियासतदान थी। अब कोई सियासतदान हमें इस तरह से नजर नहीं आता है। नहीं, उस विजडम का, उस विजन का, उस सलाहियत का जो हमारे फाउंडिंग फादर से, वैसा कोई सियासतदान हमें नजर नहीं आता है। समझौते बाजियां सब कर लेते हैं, रास्ता खुद निकालते हैं। अच्छा, वो रास्ता उनके लिए निकालना जरूरी भी होता है। कभी कभी सोसाइटी की जरूरत भी होती है कि यार आखिर जीना तो है, इसी माहौल में जीना है, कोई रास्ता ही निकालो, क्योंकि रास्ता कोई नहीं मिल रहा है। तो सियासतदान यही होते हैं, रास्ता भी यही निकालते हैं, रास्ते में फंसाते भी यही हैं। ये सारा कुछ होता है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि सियासी गुफ्तगू करना मना है। सियासत पर बात होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए और सियासत को आउट नहीं करना चाहिए। ये लोग कितना भी बेजार करते हैं, पोलराइज करते हैं, सियासत को सियासत फिर भी होनी चाहिए। सो नो टेक्नोक्रेट्स, पॉलिटिक्स ही चलनी चाहिए आपकी नजर में। अच्छा मुबशर बुखारी साहब, एक सिमत हम लोगों को, जिस तरह अभी लगारी साहब ने भी कहा कि वो मंजिल, वो रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, उसी रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। अब इसके अंदर तो किसी का कोई कसूर नहीं है कि अगर आप सियासतदानों ने वो आले वाला खत पड़ा हुआ है और एक ही रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। आज हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम न्यूट्रल है, जमहूरियत के पैरोकार है, हम जमहूर के हिसाब से चलेंगे। फवाद चौधरी साहब खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्रो डेमोक्रेसी है, वो नहीं चाहती इंटरवेंशन करना। लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है आए इंटरवेंशन करें, आए मामले को देखें, आए चीज़ों को सॉल्व करें। ये कब होगा? जब जर्मनी और फ्रांस मिलकर बैठकर अपने मसले हल कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे सियासतदानों को क्या कबाहत है सारी चीज़ें करने में? जी देखिए, बिल्कुल आप ऐसा जो फरमा रही हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, मैं भी डॉक्टर हुमा बकाई साहबा से बसद एहतराम एख्तिलाफ करूँगा। देखिए, जितने दुनिया में नज़रियात हैं और जितने आपके अरेंजमेंट्स होते हैं, यानी हुकूमती बंदोबस्त जिन्हें हम गवर्नेंस कहते हैं, और जितने भी निज़ाम हुकूमत आए वो सारे लोगों के लिए आते हैं। अगर आप इन तमाम निज़ामों में से लोगों को माइनस कर दें तो रियासत का कॉन्सेप्ट भी नहीं बचता, हुकूमत का भी नहीं बचता, डेमोक्रेसी का भी नहीं बचता, टेक्नोक्रेसी का भी नहीं बचता,
और किंगशिप का भी नहीं बचता। तो बुनियादी तौर पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा लगारी साहब से, हम पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक तजुर्बागार रहे हैं। आप 1947 से लेके आज तक अगर देखें तो तकरीबन इंक्लूडिंग टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट, तमाम निज़ाम जो हैं हमारे यहाँ पे चलाए जा चुके हैं, और तमाम निज़ाम जो हैं वो इसी चीज़ का शिकार है जिसकी हम मौजूदा जमहूरी सूरत हाल देख रहे हैं। ले दे के जो नतीजा निकलता है वो यही है कि हमारे लिए फिर भी जमहूरियत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि आम आदमी की एक्सेस इतनी होती है कि किसी भी सियासतदान के गिरेबान में हाथ डाल सकता है। आज मैं, आप और मेरे भाई नसीम, लगारी साहब या हुमा, हम बैठ के बड़े आराम से सियासतदान को क्रिटिसाइज कर लेते हैं और कभी वो बात सुनते भी हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये मामला तो आपको ये सहूलतें आपको दूसरे निज़ामों में मयसर नहीं होती। एक बात तो हो गई है। दूसरी बात ये कि बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पहले बड़े बड़े जीरक सियासतदान हुआ करते थे, जिसका लास्ट मास्टरपीस था नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की सूरत में, कि कोई भी अगर डेड लॉक होता, मसलन नवाबजादा नसरुल्लाह, आप 90s की दहाई में सोच सकते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज मिलके जद्दोजहद करेंगे। बिकॉज ऑफ नवाबजादा नसरुल्लाह खान हमने इन दोनों को मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए देखा। उससे पहले भी लगारी साहब को याद होगा, बड़े बड़े शॉक एब्जॉर्बिंग पॉलिटिशियंस हुआ करते थे जो दरमियान में आके पार्टीज को मिलाया करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई भी शख्स या फर्द नहीं है जिसकी बात जो इस तरह का रोल प्ले कर सके। बका इसी में है हमारी अनीका के हम जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, हम ये तो बात करते हैं कि जी हम मसला कश्मीर थ्रू नेगोशिएशंस पीसफुल उसका हल चाहते हैं, और ये तमाम पॉलिटिशियंस कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, इंक्लूडिंग जरदारी। लेकिन जब आपस की बात आती है तो आप उसमें कभी ये नहीं कहते कि ये डिस्प्यूट भी हमें पीसफुली नेगोशिएशंस टेबल पे बैठ के हमें ये हल करना चाहिए। अगरचे मैं क्रेडिट दूंगा बिलावल को और शहबाज शरीफ को, 2-3 दफे दोनों ऑफर कर चुके हैं, लेकिन खान साहब की स्टबर्ननेस जो है मेरा ख्याल है वो आड़े आ रही है। चलिए ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाने थे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे, इसी मामले को आगे बढ़ाएंगे कि एक तरफ ये जो नया फिनोमेना आया है ये लॉफेयर का विद इन द पॉलिटिशियंस, ये एक नई चीज़ है, बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गई है। वाई? आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, अवाम फिर भी नज़र आएगी हमारे सियासतदानों को या नहीं? नसीम साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊँगी। क्या इस सिस्टम में, जो सिस्टम अभी बिल्कुल ही बिखरा हुआ नज़र आ रहा है हमें, और मैं चेंज ऑफ सिस्टम की बात नहीं कर रही, बट आई एम लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, ये जो एक बिल्कुल ही अटक के रह गया सारा मामला, इसका कोई हल तो होगा? अनिका, सोल्यूशन यही है कि सियासतदानों के काम करने देने चाहिए। आप देखें कि जिस तरह आजकल ऑडियो लीक्स आ रही हैं, किसकी आ रही हैं? पॉलिटिशियंस की। 80% इस वक्त PTI इमरान खान की आ रही हैं, 20% जो है वो हुकूमत की आ रही हैं, बाकी किसी की नहीं आ रही। एक दफ़ा आई थी, आपको याद होगा, जब आसिफ अली जरदारी साहब का केस था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त जिंदा थी, तो 2 जजेस की आई थी। उसके अलावा पॉलिटिशियंस का सारा गंद आता है, आप उनको काम नहीं करने देते। मैं बहुत पीछे नहीं जाता, 2008 में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, यूसुफ रज़ा गिलानी को काम करने दिया गया, बार बार कोर्ट बुलाते थे, लेटर लिखो। वो कहाँ गए पैसे जो स्विट्ज़रलैंड के कहलाए जाते थे? वो सरे पैलेस कहाँ गया? वो पनामा लीक्स कहाँ गई? आपने अपना इनको काम नहीं करने दिया, नून लीग को। आपने जिस तरह आजकल नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 5 साल उनके ज़ाया किए, और आज जिस तरह उनके केसेस वापस हो रहे हैं, सारी चीज़ें अनडू हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो टेस्ट केस है वो पॉलिटिशियन को ही बनाया जाता है। और फिर जब आप नर्सरियां नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगाई हुई आपने, अब आप यही काम हो गया कि आप किसी स्टूडेंट को GSC ना कराएं, A लेवल्स ना कराएं, O लेवल्स ना कराएं, और उन्हें डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दें।
तो वहाँ से जिस किस्म के डॉक्टर निकलेंगे या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट्स ले जाएं जिस तरह के स्टूडेंट्स निकलेंगे। नसीम साहब, बात तो आपकी के अंदर दम है, स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी तो पॉलिटिशियन भी फिर हमारे ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन किसी पॉलिटिशियन को, जितने पॉलिटिशियंस हैं, इनके हाथों को पकड़ा हुआ था किसी ने जब ये अपने सारे तीनों जमातें, बड़ी जमातें इख्तिदार के अंदर रही हैं, तीनों जमातों के पास मौका था कि वो कानूनी तरामीम करें जो कि एक्चुअली या तो आगे की पॉलिटिक्स को सही करें या प्रेजेंट पॉलिटिक्स को सही करें, किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है आपका। देखें कि जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई, मैं लंदन में मौजूद था, वहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। यानी कि सियासतदानों ने सीखा कि इनको मिल के चलना पड़ेगा, अगर ये मिल के नहीं चलेंगे तो तीसरी कुव्वत आ जाएगी। उसके बाद थर्ड पार्टी इमर्ज होती है, उनका इतना इख्तलाफ है इन पार्टीज़ के साथ। हालांकि सेम वॉइसेस मुस्लिम लीग नून में भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी में भी मौजूद है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी में भी मौजूद है। इन सबको मिलजुल के ज़रूर बैठना चाहिए ताकि ये सब मिल के इस तरह का कोई ना कोई रास्ता निकाले जिससे जमहूरियत पनप सके। अगर जमहूरियत नहीं पनपेगी, सियासतदान को काम नहीं करने दिया जाएगा, फिर इसी तरह की बातें आएंगी कि टेक्नोक्रेट्स को ले आए। टेक्नोक्रेट्स का कोई काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है। आप अपने इदारे, आप अपनी अदालतों को मजबूत करें। अच्छा, आपने अदालतों की बात करी दी है नसीम साहब, तो अगली इसी सिमत को आगे लेकर चलते हैं, जरा इसी टॉपिक को। नज़ीर लगारी साहब, क्विकली, थोड़ा टाइम है। एक तरफ सियासतदानों के पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट का, वहाँ बात कर सकते हैं। आज की आप खबरें उठाएं तो जी FIA ने इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो केस था उसके अंदर उन्होंने दरख्वास्त दी। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस जमा हो गया। ECP के अंदर केसेस, वो सारे के सारे मामले इस सिमत में इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कानूनी चाराजोई को तरीकाकार बनाया जा रहा है, एक दूसरे को तंग करने का भी और मामलात को हल करने का भी। तो पार्लियामेंट का क्या काम है फिर? जब मार्शल लगा अयूब खान का, तो एक केस बनाया गया हुसैन शहीद सोहरावर्दी के खिलाफ, तो हमने सब्ज़ अली को परमिट जारी किया है। तो और वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है कि मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जाए, ये घटिया इल्ज़ाम है और मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना मुझसे, दोनों ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने भी कहा था और अयूब खान ने भी कहा था, और मैंने इस बात को नहीं माना था। मैंने अपने महकमे को कहा था कि भाई जो चीज़ है मेरिट पर तय की जाए। तो एक जो कर्नल साहब अदालत सुन रहे थे, अदालत में बैठे हुए थे, कोर्ट बने हुए थे, तो उन्होंने कहा अच्छा आपको आर्मी चीफ ने हुक्म दिया था? उन्होंने कहा शट अप, मुझे आर्मी चीफ मुझे कोई हुक्म देगा? मैं वजीर आजम हूँ। यानी ये कहा सिकंदर मिर्जा ने, तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वो बड़े कद के लोग थे, बड़े मनसब के लोग थे, बड़े नाम के लोग थे, और जिन्होंने अपने बड़े बड़ेपन के साथ सियासत की। हमारे दौर में जो पैदा किए गए लोग, जो सियासत में लाए गए और जिनको सियासत में जिनकी जो है वो परवरिश की गई, साख्त और पर्दाख्त की गई, उनका वो नहीं था कद काठ, उनका वो मनसब नहीं था। हम सियासत को देख रहे हैं, ये कूचा बाजार में रुसवा हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। सियासत हम थे जो कह रहे थे कि सियासत होनी चाहिए। अब हमारे लिए ये है कि सियासत क्या हो रही है, क्या हो रही है। मुबशिर बुखारी साहब की तरफ भी जाऊंगी। आई हैव अ वेरी लिटिल टाइम। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ भी यही क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, पार्लियामेंट किधर है? लॉफेयर केसेस, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात के अलावा हम आगे बढ़ेंगे, पार्लियामेंट किधर है एट दिस पॉइंट इन टाइम? फायदा क्या उसका, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं? देखिए, नसीम भाई ने बहुत राइटली पॉइंटेड आउट कि पॉलिटिशियंस को काम नहीं करने दिया जाता, और उसी तरह देखा जाए तो पार्लियामेंट को भी काम नहीं करने दिया जाता। मुबशिर बुखारी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। काम करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते? जो काम हो सकता है वो भी नहीं हो रहा होता। जी देखिए, आज तक जो भी आपके सामने अमेंडमेंट आई हैं, जो भी चीजें आई हैं, यही पार्लियामेंट कर रही है। मसला सिर्फ ये है कि जब आपके 120 बंदे जाके बाहर बैठ जाएंगे और उस पार्लियामेंट को ही नहीं मानेंगे जिसमें उनकी हुकूमत ना हो, तो फिर पार्लियामेंट काम कैसे करेगी? और जब वही 120 लोग पेटिशन आफ्टर पेटिशन फाइल करेंगे तो पार्लियामेंट काम नहीं कर पाती ऐसी सूरत हाल में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल पॉलिटिशियंस की ही बनती है। किसी और के कंधे के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, पॉलिटिशियंस को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। नसीम साहब, वेरी क्विक क्लोजिंग रिमार्क्स। आप देखें कि जिस तरह पार्लियामेंट की बात करिए, पार्लियामेंट से आप एक जमात है जिसके पास अक्सरियत है, उसको इस तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, तो
तो वो कैसे दोबारा वापस आना चाहेगी। बात वहीं आ जाती है कि उनको काम करने नहीं दिया जाता, वो हर वक्त उनकी टांगें खींची जा रही होती हैं और वो इस कोशिश में होते हैं कि अपनी टांगों को किस तरह बचाएं। अगर उनको छोड़ दिया जाए, खुल के काम करने दिया जाए, तो पॉलिटिशियन का ही काम है। दुनिया भर में पॉलिटिशियन ही जो है वो अपनी कंट्रीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे हमसाए मुल्क को आप देख लें, भारत है, बांग्लादेश है, दूसरे मुल्क है, सारे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, उनको काम करने दिया जा रहा है, यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाता। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, मुबशर बुखारी साहब, नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहब, बहुत शुक्रिया आप सबने ज्वाइन किया। मेरी इससे थोड़ी सी राय इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि अगर किसी शख्स ने काम करना हो तो किसी भी किस्म के नाहमवार और बड़े मुश्किल हालात के अंदर भी काम किया जा सकता है। उस टाइम पर जब इख्तदार का नशा सबके सर पे होता है तो सबको काम करना भूल जाता है, बहुत सारे और काम याद आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इख्तदार से बाहर जाते हैं तो सबको याद आता है कि ये भी हो सकता था और वो भी हो सकता था। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर? इख्तदार के साथ अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? दैट इज़ अ क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।